हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में चौरसिया सर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं ईवीएस सेक्टर का, और विशेष करके ईवीएस आपका हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आपके सन्निकट एग्ज़ाम टेट को देखते हुए मैंने ये लक्ष्य रखा कि आपके बीच में एक ईवीएस का जो है विशेष करके फोकस किया जाए जो बनता है। तो अगर अपनी पहचान बनानी है ना, तो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है। और इतिहास गवाह है, चर्चित वही हुआ है जो संघर्ष में तकलीफ उठाया है। तो एक न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो आइए आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जैसे भारत की स्थिति के बारे में से ही स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण में देखा जाए कि जैसे अगर भारत की स्थिति की बात करें, तो मान लीजिए अपना ये भारत है। तो भारत में आपका ये भारत वाली बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे भारत की बात करें, तो भारत में आपसे दो तीन चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं। तो जैसे सबसे पहली बात करें, ये आपका भारत हो गया। तो भारत में दो चीज़ें आपसे प्रश्न ईवीएस में सेक्टर में या किसी भी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है आपका कि बात करें कि भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो भारत आपका दक्षिण एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तो आता ही। अब इसमें सबसे पहली बात अगर हम देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश हैं वो 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। आपका इधर ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ये अब तो भारत है ही है। और ये भैया आपका नेपाल हो गया, नेपाल, ये आपका भूटान हो गया, और इधर आपका बांग्लादेश। तो ये आपका 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर आपसे प्रश्न कहें तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। फिर इसके बाद में अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है भैया, ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार को ही लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। और जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी के बीच ये भारत का कैसा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए कि भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी से लेकर के आपका है 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार और ये आपका देशांतरीय विस्तार। इसके बाद में चारों दिशाओं का अंतिम छोर आपको याद रखना है कि मान लीजिए ये आपका चारों छोर हो गया। तो चारों छोर में भैया आपका उत्तर में कौन सा है, आपका दक्षिण में कौन सा है, आपका पूर्व में कौन है, और आपका पश्चिम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चारों दिशाओं में, पहली बात तो चाहे मैप हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपका विशेष करके ध्यान होना चाहिए कि वो आपके फ्रंट होना चाहिए, आपके सामने। तो जो आपका दाहिना हाथ होगा वो पूरब होगा, जो बायां हाथ होगा पश्चिम, और जो सिर होगा वो उत्तर, और जो पैर होगा वो दक्षिण। पूर्वी छोर को ही वालांगू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालांगू। ये आपका पूर्वी छोर है। पश्चिमी छोर आपका सर क्रीक को ही गौर माता के नाम से ही जाना जाता है। वालांगू को किबुत के नाम से जाना जाता है। और इंद्राकाल सबसे उत्तरी छोर है, जो कि आपका इस समय लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी छोर, अगर मुख्य तटीय भूमि का कहे, मुख्य तटीय भूमि अगर पूछे तो भैया ये आपका कन्याकुमारी। मुख्य तटीय भूमि का क्या है? कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम, सुदूर दक्षिणतम पॉइंट है, उसे आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक दूसरा नाम है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ से ये सभी चीजें हो गई। अब यहाँ से अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कर्क रेखा से होकर के, जिससे भारत की रेखा नहीं गुजरती, तो ये भारतीय जो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्यों से भैया? 8 राज्य से। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में चर्चाएं की हैं, लेकिन आप इसे विशेष करके आप ध्यान देंगे। कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूं, कुछ आपका मैं ओरली बोल रहा हूं मौखिक रूप में। इसे आप विशेष करके आप इसे बार बार देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों के पास इसे साझा करिए, शेयर करिए। कोई भी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट स्पेशल तो ही है, इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी आपका ये लाभदायी आपका टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण। फिर
जैसे आपका ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपका झारखंड। तो यहाँ पे आपका हो गया कितने राज्य हो गए, तो आपका गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये आपका पश्चिम बंगाल। ये आपके हो गए कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए ना, 6 राज्य यहाँ हो गए, और 2 राज्य यहाँ से, एक त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के भैया कर्क रेखाएं गुजरती हैं, और ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में ये स्थित है। इसके बाद में अगर हम यहां से देखें कि भारत की मानक समय रेखा भैया ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से। और भारत का जो मानक समय का रेखा का निर्धारण किया गया वो इलाहाबाद के नैनी के पास मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, चाहे इस तरह से लिख दे या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ये आपका पूर्व में स्थित है। क्योंकि जो मुख्य रेखा है, जो जहां से विश्व के समय का मानक तय किया जाता है, उसे आपका ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो कि लंदन से गुजरता है और 0 डिग्री देशांतर, यानी जिस समय लंदन में 12 बज रहे होते हैं, चूंकि हम पूरब में हैं तो पूरब में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट का होता है। तो ये 82.5 है ना, तो 82.5 को अगर हम 4 से गुणा कराएंगे ना, तो वो आपका जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू जो भी आएगा, चूंकि 82 को 4 से गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 328, और 328 के बाद आधा मिनट है, 2 आप जोड़ देंगे 330 हो जाएगा। फिर उसे आप भाग देंगे 60 से, तो उसे घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटे का वही आपका अंतर आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर में आपका कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी आपका 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया अक्षांश और देशांतर। और भारत का जो स्थित है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपका राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश के नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे आएंगे छत्तीसगढ़, और इसके नीचे आएंगे आपका कौन सा, आपका आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आपका आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्यों से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये भारत का, इसके बाद में अगर आपसे कहें कि भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस मानसून से वर्षा होती है भैया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है भारत में। अब इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें, तो आपका आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसे देखा जाए आगे यहाँ पर, तो फिर इसके बाद में आगे यहाँ पे एक चीज देखा जाए अगर मान लीजिए भारत का पूछे कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा लगाते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो आपका तटवर्ती सीमा लगाता है। ये आपका भारत का मैप है, थोड़ा सा मान लीजिए ऊपर का नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, नीचे वाला पोर्शन तटवर्ती ही बता रहे हैं। तो भारत का आपका तटवर्ती राज्य की बात करें तो भारत के ये मुख्य तटवर्ती सीमा की जो लंबाई है भैया ना, ये 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर ये मुख्य तटवर्ती सीमा की लंबाई है टोटल, यहाँ से लेकर के यानी गुजरात से लेकर के और कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। ये मुख्य तटवर्ती सीमा है, जिसमें से आपका गुजरात है। ये गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र राज्य, कौन सा, महाराष्ट्र में ही गोवा राज्य, ये आपका गुजरात है, महाराष्ट्र गोवा है, और इसके बाद में ये आपका कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक के नीचे आएंगे तो आपका केरला राज्य, कौन सा, केरल राज्य है। अब इसके बाद में इधर चलते पूर्वी तट, पूर्वी तट में आपका ये कौन सा, आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये आपका पूर्वी तट है। और इधर में आपका ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा, और ये आपका पश्चिम बंगाल। तो टोटल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। आप इसे देखेंगे ना, पश्चिम बंगाल, आपका उड़ीसा है, आपका कौन सा है ये भैया, आपका आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, और ये केरल है, ये कर्नाटक है, और ये आपका कौन सा, गोवा है, महाराष्ट्र और ये गुजरात। 9 तटवर्ती राज्य जिनकी कुल सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर आपका लक्षद्वीप। इसको मिलाकर के अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाते हुए बात करेंगे तो टोटल तटवर्ती सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, ये आपकी टोटल तटवर्ती सीमा की लंबाई है। एक चीज और आपको यहीं लगे हाथ बता दें कि अगर पूछे कि 10 डिग्री चैनल, ये आपका यहीं पे है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ऊपर में आपका लघु अंडमान है और नीचे कार निकोबार है। ऊपर आपका लघु अंडमान और नीचे कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है। फिर यहीं पे है आपका ये
8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ये आपका चैनल हो गया। इसके बाद में ये आपका जो श्रीलंका है ना भैया, श्रीलंका दो चीज़ों से भारत से अलग होता है, एक तो पाक जलडमरू बंध और दूसरा मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू बंध और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। और इसके बाद में अगर यहीं आपसे कहें कि जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है उसे पाल घाट गैप के नाम से जाना था। किस नाम से जाना जाता है? पाल घाट गैप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ये वाला पोर्शन, ये पूर्वी दक्षिणी पोर्शन है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं इसे। और इधर वाला पोर्शन भैया इसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पश्चिमी तट का जो दक्षिणी इलाका है इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से इसे जानते हैं। और इधर वाला ये गोवा से लेकर के अपना गुजरात तक इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है। कोंकण तट, कौन सा तट भैया? कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखा जाए तो जैसे कि सबसे अधिक जो तटवर्ती सीमा वाला राज्य है अपना भारत का 3 राज्य, G80, मैंने इसे शॉर्ट वीडियो भी मैंने इस पर बना दिया है। तो G80 आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 सबसे अधिक तटवर्ती सीमा वाले राज्य हैं आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके बाद में हाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप इसे 2-4 बार आप रिवीजन करेंगे ना, सारा मैटर आपको इसी ही वीडियो से मिल जाएगा। इसका मैं 2 वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, जो कि सारा से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी से मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं लिख करके और कुछ चीज़ें मैं ओरली चर्चा करके बात करूंगा, इसे बार बार आप सुनिएगा। लोगों को आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कराएंगे, इसे आपकी जिम्मेदारी। तो ये आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 सबसे अधिक तटवर्ती राज्य। लेकिन अगर कहे कि प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटवर्ती सीमा वाला राज्य है तो कौन सा? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह भारत में है, और 200 छोटे या मझोले बंदरगाह, 200 छोटे या इसे मझोले बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब 13 में मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो बंदरगाह यहाँ का है कांडला, कांडला जो बंदरगाह भी है ना, ये कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात का बंदरगाह, जिसका नाम बदल के क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। क्या किया गया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह किया गया, गुजरात का बंदरगाह। ये कांडला है जो कि भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह। और यहीं पे याद रखना है कि भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह, भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह है, और इसका नाम है दाहेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? दाहेज। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसके नीचे आएंगे तो आपका मुंबई है। मुंबई जो है ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, बिजी बंदरगाह है मुंबई। ये भी आपका कृत्रिम बंदरगाह के प्राकृतिक बंदरगाह के तहत आता है। और इसके नीचे इसके जब इसका ज़्यादा लोडिंग पड़ रही थी, इसकी भार क्षमता ज़्यादा हो गई थी, इसकी भार क्षमता को कम करने के लिए इसके नीचे एक नया बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसका नाम नहावा शेवा बंदरगाह। और इसी नहावा शेवा का नाम बदल कर किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किया गया। इसके बाद में गोवा में कौन सा है? मार्मा गोवा बंदरगाह। इसके बाद में अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो बंदरगाह उसका नाम मंगलुरु बंदरगाह आपका कर्नाटक का है। और इसके नीचे आएंगे तो कोच्चि आपका केरल का बंदरगाह। अब यहाँ पर भैया एक है कन्याकुमारी में भारत का एकमात्र इनायम बंदरगाह, जो कि निर्माणाधीन है, जो कार्य अभी प्रगति पर है। इनायम है, क्रम से बता रहा हूँ मैं इनायम बंदरगाह। इसके ऊपर चलेंगे तो आपका तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन जो है ये भैया सबसे छिछला बंदरगाह। कैसा बंदरगाह? छिछला, जो कि मत्स्य पालन के लिए। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है कौन सा? एन्नौर बंदरगाह, भारत का जो कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। और ये चेन्नई का सहायक बंदरगाह। किसका सहायक बंदरगाह भैया? ये आपका चेन्नई है। तो चेन्नई का सहायक बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद में यहाँ पे है विशाखापत्तनम,
जो कि भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह, जिसका नाम विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद में आपका ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। इसके बाद में आपका इधर वाला पोर्शन की बात करें तो पारादीप आपका उड़ीसा का बंदरगाह, और यहाँ आपका कोलकाता बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक हल्दिया बंदरगाह भी यहाँ पर छोटा सा स्थित है, जो कि नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। इसके बाद में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बंदरगाह, उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये आपके भारत के 13 बड़े बंदरगाह हो गए। कैसे बंदरगाह हो गए, भारत के 13 बड़े बंदरगाह हो गए। अब आपको अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगले भारत के मानचित्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं और इसी वीडियो में बताना चाहूँगा। तो बात ये है, आप इसे याद कर लेंगे, भारत का जैसे जो इसी मैप के माध्यम से ही मैं बता देना चाहता हूँ भारत का, ये आपका देखिए भैया, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, फेमस राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट मैं बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में बन सकते हैं आपके, जैसे आपका अब तो लद्दाख में एक चला गया, लद्दाख में जो गया आपका वो कौन सा है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका भैया लद्दाख में गया, हिमिस लद्दाख में गया, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है। अब जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा है, दाचीगाम और किश्तवाड़, ये आपका जम्मू कश्मीर इलाका है। जम्मू कश्मीर जो बंदरगाह है आपका दाचीगाम है, और दूसरा आपका किश्तवाड़ है, दाचीगाम और किश्तवाड़ है ना। आपका सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी, लेकिन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना आपका दाचीगाम और किश्तवाड़ है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे पंजाब है, पंजाब में आपका अबोहर है, कौन सा है, अबोहर आपका पंजाब का राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जैसे राजस्थान आपका ये इलाका है, राजस्थान में जो है घाना पक्षी विहार है, कुंभलगढ़ है, घाना पक्षी विहार, कुंभलगढ़, सारिस्का है ना, आपका रणथंभौर, और इसके बाद में यहीं पर 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम रामगढ़ विस्तारी है। इसके बाद में गुजरात की बात करें तो गिरी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए। कच्छ का रण है जंगली गधों के लिए, कच्छ का रण किसके लिए, जंगली गधों के लिए, और यहीं पे नल सरोवर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में आपका जैसे हो गया संजय गांधी हो गया, तंसा हो गया, ये आपका कहाँ का, महाराष्ट्र का। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो फेमस है भैया, जैसे आपका बन्नेरहट्टी है, बन्नेरहट्टी आपका राजस्थान का है, और नागरहोल है, बांदीपुर है, बन्नेरहट्टी, नागरहोल, बांदीपुर, और आपका भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, ये सारा का सारा कहाँ का है, कर्नाटक का। आपका तमिलनाडु की बात करें तो मुद्दुमलाई है, वेदांतगल है, मुद्दुमलाई और वेदांतगल ये आपका सबसे फेमस है। इसके बाद में आपका इधर आपका जैसे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का याद रखा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ में आपका कौन सा है, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है, गुरु घासीदास। क्या नाम है, गुरु घासीदास। अब जैसे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपका कौन सा है, सिमलीपाल है, सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, नंदन कानन और चिल्का, आपका उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जल्दापारा आपका पश्चिम बंगाल का है, और आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आपका जैसे ये मिजोरम में है, मिजोरम में कौन सा है, डाम्फा, मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ये नीचे आपका मिजोरम है, मिजोरम में कौन सा भैया, डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर वाला पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश में आपका पखुई है, नामदफा है, पक्के पानी है, पखुई, नामदफा और पक्के पानी अरुणाचल प्रदेश का। असम की बात करें तो असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, नामोरी है ना, नामोरी है, ओरांग है, देहिंग पटकई है,
और डिब्रूड साइखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, ये आपका असम है। अब आपका मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में है केबुल लाम जाओ, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ है। और यहीं पर है नागालैंड, नागालैंड का है, नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का है नामोरी, नागालैंड का है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए फटाफट। नागालैंड का, नागालैंड का केबुल लाम जाओ मणिपुर का हो गया, नागालैंड का है जो, चलिए अभी बता रहे हैं नागालैंड का। फिर इसके बाद में नोकरेक है भाई, नोकरेक, सॉरी नोकरेक मेघालय का, ये है मेघालय, नागालैंड में कोई फेमस नहीं है, हाँ वही जा रहा था। नोकरेक है कौन सा? नोकरेक आपका मेघालय का। फिर इसके बाद में आपको ये है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम बदल के क्या किया गया? तो इसका नाम बदल के क्या किया गया? जिम कॉर्बेट का, सॉरी हेली से जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट से भी इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। और यहीं पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में यहीं पर लाइकन पार्क और मास पार्क स्थापित किया गया जा रहा है, कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और चंदौली आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में जैसे एशियाई शेरों का कुनू है, फिर आपका पन्ना है, कुंभलगढ़ है ना, कान्हा किसली है, ये सारा आपका मध्य प्रदेश का। तो इतना आपका भैया ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न हो गए। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पोर्शन है आपको उसमें बताएंगे। अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करिए और साझा करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।